हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे कंप्यूटर के मेमोरी की। कंप्यूटर मेमोरी, अ मेमोरी जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। अर्थात जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, बस ऐसा समझ लीजिए कि वो हमारे मस्तिष्क के समान होता है। हमारे मस्तिष्क का काम क्या होता है? किसी भी इंफॉर्मेशन या किसी भी तरह के डेटा को स्टोर करना। उसी तरह जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, उसका भी काम होता है स्टोरेज। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। क्या स्टोर होता है मेमोरी में? डेटा और इंस्ट्रक्शन, अर्थात निर्देश। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर where data is to be processed and instructions required for processing and stored। मतलब ये कि कंप्यूटर में जो मेमोरी होता है, उसका काम ये होता है कि किसी भी तरह के डेटा को उसमें स्टोर किया जा सके, जो कि बाद में प्रोसेस होता है। और जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जो भी निर्देश दिया जाता है कंप्यूटर को, वो उसका प्रोसेसिंग करता है और उसको भी स्टोर करके रखता है। द मेमोरी इज डिवाइडेड इंटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड सेल्स। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, उसको कई छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है। तो फिर उसका जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा, जो सबसे छोटी इकाई होगी, उसे हम कहेंगे सेल्स। ईच लोकेशन ऑफ सेल हैज़ ए यूनिक एड्रेस। हर सेल का जो भी लोकेशन होगा, उसका एक यूनिक एड्रेस होगा। बस ऐसा समझ लीजिए कि आप सभी स्टूडेंट हो और सब एक यूनिट हो, सबको मिला के एक क्लास बनता है। तो आप जितने भी यूनिट हो, सबको एक रोल नंबर अलॉट है। तो वो सारा रोल नंबर मिला के 1 to 100 सब मिला के एक क्लास का कंस्ट्रक्शन होता है, जो आपका क्लास है। तो हर एक इंडिविजुअल का जो भी आपको एक यूनिक नंबर दिया गया है। उसी तरह अगर हम मेमोरी की बात करें, तो मेमोरी को कई छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि कंप्यूटर की मेमोरी कितनी है और कितने कंपार्टमेंट में वो डिवाइडेड है। तो उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होगी, उसे हम कहेंगे सेल। और हर सेल का एक पर्टिकुलर उसका एक एड्रेस होगा। The memory is divided into large number of small parts called cells. Each location or a cell has a unique address, clear, which varies from 0 to memory size -1। देखिए क्या फार्मूला यहाँ है। जो भी सेल होगा वो वैरी करेगा, कहाँ से? 0 से जो भी मेमोरी साइज है कंप्यूटर की, उससे -1। मतलब जो भी मेमोरी होता है, कितने भी मेमोरी के यूनिट पढ़ेंगे हम बिट बाइट फर्दर ऑन। तो जिस भी यूनिट में वो मेमोरी है हमारे पास, तो उससे -1 करेंगे। वो क्या होगा -1 करने से? तो जो भी डिवीजन है उसका मेमोरी का, जिसको हम सेल कह रहे हैं, वो एक कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, if the computer has 64 K words, then this memory unit has 64 into 10,024, that means 65,536 memory location. The address of these location varies from 0 to 65,535। अब यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि -1 क्यों होता है, एक नंबर कम क्यों होता है। क्योंकि आपका जो रोल नंबर स्टार्ट होता है, अगर जैसे हमने कंपेयर किया था, तो वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 to 100। तो 100 सेल मान सकते हैं आप
आपकी एक क्लास को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, आपका जो बीएड का क्लास सेमेस्टर 1 का क्लास है उसमें 100 स्पेस है, 100 सेल है जो मिला के एक क्लासरूम कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो रही है तो वो 100 पे ख़त्म हो रही है। सपोज ये काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती तो कहाँ ख़त्म होती? 99 पे, राइट। तो ये 100 - 1 हो जाएगा, क्योंकि इस के सेल की काउंटिंग जो नंबर 1 सेल होता है उसको हम 0 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। इसीलिए जो भी टोटल मेमोरी होगी वो जो लास्ट 1 होगा वो टोटल नंबर से -1 होता है। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं मेमोरी के टाइप्स। मेमोरी इज प्राइमरली ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरह की मेमोरी हमें समझनी है यहाँ पे जो कंप्यूटर के पास होती है। फर्स्ट वन इज कैच मेमोरी, सेकंड प्राइमरी मेमोरी जिसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, एंड थर्ड वन इज सेकेंडरी मेमोरी। तो आइए समझते हैं कि कैच मेमोरी क्या होता है। कैच मेमोरी इज अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप द CPU। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये एक बहुत ही हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है। सेमीकंडक्टर मतलब क्या? कंडक्टर किसे कहते हैं? जिससे कि इलेक्ट्रॉन पास करता है। इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स विद्युत धारा समझ सकते हैं। सेमीकंडक्टर मीन्स जिससे पार्शियली पास करता है। तो ये जो कैच मेमोरी की बात की जा रही है, कैच मेमोरी इज वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर। ये एक हाई तरह का हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है और इसका काम क्या है कि ये CPU के स्पीड को बढ़ाता है, विच कैन स्पीड अप द CPU। CPU क्या है? हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यस, इट एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन द CPU एंड द मेन मेमोरी। आप ऐसा समझिए कि जो भी कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है और जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इन दोनों के बीच बफर का काम करता है कैच मेमोरी। इट इज यूज्ड टू होल्ड दोज पार्ट्स ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम विच आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय द CPU। अब समझिए हमारे पास जो मेमोरी है, हमारे पास भी कई पार्ट में मेमोरी डिवाइड होते हैं। तो अगर हम कैच मेमोरी की बात करें तो ये वैसे मेमोरी हैं जिसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, या समझ लीजिए रोज़ पड़ती है या हर वक्त पड़ती है। जैसे कि अगर हम अपने पर्सनल मेमोरी की बात करें तो हम अपने जो भी डेली रूटीन में जो भी काम करते हैं वो हमारे मेमोरी में सेट है। सपोज हम मॉर्निंग में उठते हैं, ब्रश करने जाते हैं तो पूरे फैमिली की ब्रश रखी होती है वहाँ पे, रेड येलो ग्रीन हर कलर में। तो वो हमारे मेमोरी में सेट है कि हाँ ये रेड कलर का ब्रश जो है वो मेरा है और मुझे रोज़ उसी से ब्रश करनी है। वो एक जगह भी है तो वो मेरे मेमोरी में सेट है। लेकिन क्या ये रेड कलर का ब्रश मेरा है, ये टैग पूरी लाइफ आपके साथ रहेगी मेमोरी में? नहीं। जैसे ही कुछ समय के बाद वो चेंज होगा, आपकी वो मेमोरी चेंज हो जाएगी। तो ये जो कैच मेमोरी की बात की जा रही है, ये उस टाइप की मेमोरी होती है जो डेली बेसिस पे एसेंशियल होती है, उस टाइप की मेमोरी है ये। और ये अब एक बफर का काम करती है CPU और मेन मेमोरी के बीच में। इट इज़ यूज टू होल्ड दोज पार्ट ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम विच आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय द CPU। जो CPU के द्वारा बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में बहुत ज़्यादा बार यूज किया जाता है, या कोई वैसा प्रोग्राम, कोई वैसा डाटा जो बहुत ज़्यादा बार यूज किया जाता है, तो उसको कंप्यूटर अपने कैच मेमोरी के अंदर रखता है। क्लियर? The part of data and program are transferred from the disk to cache memory by the operating system from where CPU can access them। ठीक है? तो ये जो कैश मेमोरी का जो डेटा है डिस्क में, वो ट्रांसफ़र कैश मेमोरी में कैसे ट्रांसफ़र होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम आगे कि ये क्या होता है, किस चीज़ को ऑपरेट करता है और किस तरह का सिस्टम है ये। और
ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कैच मेमोरी जब ट्रांसफ़र हो जाता है तो फिर वहाँ पे जो CPU है वो उसको एक्सेस कर सकता है। आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं, देख पा रहे हैं? यस। तो ये जो कैश मेमोरी है वो कुछ इस टाइप का सर्किट होता है उसमें। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं कैश मेमोरी के, आइए देखते हैं। कैश मेमोरी इज़ फास्टर देन मेन मेमोरी। जो मेन मेमोरी होती है वो उससे ज़्यादा तेज़ काम करता है, उससे ज़्यादा रिकॉल कर सकता है वो अपने मेमोरी के उस पार्ट को। इट कंज्यूम्स लेस एक्सेस टाइम एज कंपेयर टू मेन मेमोरी। बिल्कुल सही बात है कि जो चीज़ हमारे मेमोरी में जितना स्ट्रॉन्ग रूप से ऑक्यूपाइड होगा, जितना फास्टेस्ट होगा, जितना तीव्र होगा, उसको रिकॉल करने में हमें समय कम लगेगा। जैसे कि हमने अभी ब्रश का एग्जांपल लिया था, हम सुबह उठते हैं, हम आधी नींद में भी हो तो हम अपना ब्रश पहचान लेते हैं कि ये हमारा ब्रश है, वो बहुत जल्दी हमारा ब्रेन उसको रिकॉल कर लेता है। लेकिन कई बार कुछ चीज़ों को रिकॉल करने में आपको टाइम लगता है, समय लगता है। आपको याद तो आ जाता है मगर कुछ समय उसको देने के बाद, सोचने के बाद वो आपका जाता है प्राइमरी मेमोरी के अंदर, जो कि बहुत सारा डेटा स्टोर है आपके पास। तो कैच मेमोरी के फ़ायदे क्या हुए कि ये उस तरह का मेमोरी है जो बहुत फास्ट है, प्राइमरी मेमोरी से भी फास्ट है। इट कंज्यूम लेस एक्सेस टाइम एज कम्पेयर टू द मेन मेमोरी। जो मेन मेमोरी है उससे भी कम समय में ये अपने आप को एक्सेस करके प्रोसेसिंग के लिए रेडी कर लेता है। इट स्टोर्स द प्रोग्राम दैट कैन बी एक्सिक्यूटेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये वैसे प्रोग्राम को स्टोर करता है जो बहुत ही कम समय में एक्सिक्यूट हो जाता है। ठीक है, एक्सिक्यूट होना का मतलब रन कर जाना, वो प्रोग्राम का, वो कार्य का हो जाना, उसको हम लोग कहते हैं एक्सिक्यूट हो जाना। तो इस तरह की मेमोरी में जो है वैसे प्रोग्राम डाले जाते हैं जो बहुत ही कम समय में एक्सिक्यूट हो जाते हैं। इट स्टोर्स डेटा फॉर टेम्पररी यूजेज। इसमें जो डेटा होता है वो टेम्पररी यूज के लिए होता है। याद रखिएगा इस बात को कि कैच मेमोरी में जो भी डेटा होता है वो कैसा यूज के लिए होगा, टेम्पररी यूज के लिए। जिस तरह हमने ब्रश का एग्जांपल लिया कि अगर आपका ब्रश रेड कलर का है तो दैट इज़ फॉर टेम्पररी यूज। अब आपके ब्रश का कलर चेंज हो गया कुछ महीने, कुछ साल के बाद, तो भी आपके मेमोरी में वो सेट रहेगा कि नहीं, रेड कलर का ब्रश मेरा है। तो वो वैसा नहीं है, वो हम उसको अपनी मेमोरी से डिलीट करते हैं, फिर उसमें नया कलर फीड करते हैं कि नहीं, अब रेड कलर का ब्रश मेरा नहीं है, अब ये दूसरा पर्टिकुलर कलर या दूसरे पर्टिकुलर ब्रांड का ब्रश मेरा है। तो वो चेंजेबल है, चेंज हम उसको कर सकते हैं मेमोरी को। तो उसी तरह जो कंप्यूटर की कैच मेमोरी होती है उसमें भी जो डेटा स्टोर होता है वो टेम्पररी यूज के लिए स्टोर होता है। तो ये तो हो गए कैच मेमोरी के एडवांटेजेस। अब देखते हैं कैच मेमोरी के डिसएडवांटेजेस। इसके डिसएडवांटेजेस में क्या क्या है? द डिसएडवांटेजेस ऑफ कैच मेमोरी आर एज फॉलोज। डिसएडवांटेजेस का मतलब हो गया इसके दोष, इसके नुकसान। कैच मेमोरी हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी। जो कैच मेमोरी है इसकी कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है, मतलब इसमें हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को स्टोर नहीं कर सकते। अब अपनी मेमोरी की भी बात कर लें तो आप देखेंगे कि इस तरह जो बहुत जल्दी रिकॉल हो जाने वाली मेमोरी में बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं हो पाता है डाटा। उसी तरह कंप्यूटर की भी जो कैच मेमोरी है उसकी कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड है और इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब इस तरह की मेमोरी को बनाने में, इस तरह के मेमोरी के सर्किट को बनाने में खर्च बहुत ज़्यादा आता है, तो इसीलिए इसमें स्पेस कम होता है। अब ये कैच मेमोरी का स्पेस अगर हम ज़्यादा लेंगे तो वो कंप्यूटर का जो हमारा बजट है वो हमें ज़्यादा होगा, हमें ज़्यादा पे करना होगा। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि हर कंप्यूटर का दाम अलग अलग क्यों होता है। हर कंप्यूटर तो फंक्शन लगभग एक ही जैसा करता है, पर ये उनमें से एक फ़ीचर है कि जिस कंप्यूटर की कैच मेमोरी में स्पेस ज़्यादा होगा उस कंप्यूटर का दाम भी ज़्यादा होगा, उसके लिए हमें ज़्यादा मूल्य चुकाने होंगे।
तो होप आपको ये कैश मेमोरी क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी। जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी holds only those data and instruction on which the computer is currently working। ये उस तरह के डाटा और इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है प्राइमरी मेमोरी जिस पे कंप्यूटर करंटली वर्किंग, मतलब प्रेजेंट में जो वर्क हो रहा है। कंप्यूटर में हम क्या क्या काम कर सकते हैं? गाना सुन सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, फाइल स्टोर करते हैं, वीडियो देखते हैं। तो जो भी कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और प्रेजेंटली जिस काम को कर रहे हैं, सारे काम एक साथ तो नहीं करते कंप्यूटर पे कि हम गाना भी सुन रहे हैं, कोई मूवी भी देख रहे हैं, कोई फाइल में टाइप भी कर रहे हैं, कुछ 2-3 काम एक साथ करते हैं। लेकिन अब हम कैलकुलेटर भी यूज कर रहे हैं, तो अगर हम सारे फंक्शन को एक साथ यूज करेंगे तो ये चांसेस है कि कंप्यूटर हमारा हैंग कर जाए, मेमोरी उसकी हैंग करने लगे, क्योंकि वो फिर कैश मेमोरी को अफेक्ट करेगा। तो जो पर्टिकुलर समय में कंप्यूटर पे जो काम हो रहा है, कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है काम करने के लिए कि हाँ इस पर्टिकुलर फाइल को ओपन करिए या इस पर्टिकुलर फाइल को रन करिए या जो भी कैलकुलेशन दिया गया है उसको करिए, तो उस तरह के डेटा जो होते हैं वो प्राइमरी मेमोरी में जाके स्टोर रहते हैं। जब तक वो काम चल रहा होता है वो तब तक ही स्टोर रहता है उसके मेमोरी में। उसके बाद वो अगर हम कंप्यूटर को ऑफ़ कर दें फिर वो वॉलेटाइल हो जाता है, उड़ जाता है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्राइमरी मेमोरी है वो किस तरह का है? वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल का मतलब मिट जाता है, उड़ जाता है, डिलीट हो जाता है, बाद में वो हमें फिर से इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत पड़ती है। इट हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी एंड डाटा इज़ लॉस्ट व्हेन पावर इज़ स्विच्ड ऑफ। जैसे ही कंप्यूटर को हम ऑफ़ करेंगे, ये जो प्राइमरी मेमोरी का जो भी डाटा है, हमने जो भी कमांड दिया था कि हाँ इस पर्टिकुलर फाइल को ओपन करे, खोले, बंद करे, इस गाना को बजा दे, इस मूवी को चला दे, ये सब एक बार कंप्यूटर बंद हो गया और आपको फिर से वही सारा काम करना है, आपको फिर से इंस्ट्रक्शन देना होगा कंप्यूटर को, क्योंकि वो उसकी मेमोरी से लॉस्ट हो जाता है। इट इज़ जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस। ये भी मेमोरी जो है हमारी वो जनरली सेमीकंडक्टर डिवाइस से बनी होती है। दिस मेमोरी आर नॉट एज फास्ट एज रजिस्टर्स। तो जो कंप्यूटर के रजिस्टर्स होते हैं जो कैश मेमोरी पे लगे होते हैं वो उतना फास्ट नहीं होता, उससे थोड़ा स्लो होता है। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस्ड रिसाइड्स इन द मेन मेमोरी। तो जो भी डेटा एंड इंस्ट्रक्शन है जो रिक्वायर्ड है किसी भी प्रोसेस को करने के लिए, वो इसके मेन मेमोरी में स्टोर होता है। मेन मेमोरी जिसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस्ड resides in the main memory. It is divided into 2 subcategories, RAM and ROM. इस बात को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो प्राइमरी मेमोरी है वो कितने सब कैटेगरी में डिवाइड है? 2, रैम एंड रोम। ये एब्रिविएशन है कंप्यूटर के। रैम रीड एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। तो मेमोरी की जब हम टाइप की बात करेंगे तो आपको डायरेक्ट रैम रोम नहीं कहते हुए आप ऐसा कहेंगे कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कैश मेमोरी, मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो रैम एंड रोम जो है वो प्राइमरी मेमोरी की सब कैटेगरी है। रैम एंड रोम के बारे में भी पढ़ेंगे हम बाद में। फिलहाल इसका फुल फॉर्म समझिए, रीड एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। अब आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये जो पिक्चर है ये प्राइमरी मेमोरी की इमेज है। इस तरह का एक सेमीकंडक्टर चिप
लगा होता है कंप्यूटर में, जो प्राइमरी मेमोरी कहलाता है। अब प्राइमरी मेमोरी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? दीज आर सेमीकंडक्टर मेमोरीज, इट इज़ नोन एज द मेन मेमोरी। इसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। यूजुअली ये कैसा होता है? वोलाटाइल होता है, उड़ जाता है, बहुत ज़्यादा समय तक के लिए नहीं रहता है कंप्यूटर में। डेटा इज़ लॉस्ट इन केस पावर इज स्विच्ड ऑफ। जैसे पावर कट हो जाए, कंप्यूटर ऑफ हो जाए, ये मेमोरी में जो भी डेटा है वो लॉस्ट हो जाता है, हम खो देते हैं उस डेटा को, या कंप्यूटर के पास वो डेटा उपलब्ध नहीं होता है। इट इज़ द वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। वर्किंग मेमोरी का क्या मतलब है? कंप्यूटर जब काम कर रहा होता है उस समय उसके मेमोरी में वो डेटा होता है। सपोज हम कोई काम करते हैं, ठीक है, तो जिस वक्त हम जो काम कर रहे हैं कुछ डेटा वैसा होता है कि वो बस उसी वक्त के लिए काम करता है। हम किसी पेन से कुछ लिख रहे हैं या इंस्टेंटली हमको उसी वक्त कुछ ही समय के लिए याद होता है कि हम किस पेन से लिखे थे, या टेम्पररी हम बाद में उसको भूल भी जाते हैं। लिखे थे, याद है, अब कब किस पेन से लिखे थे वो तो नहीं याद रहता। कई बार धीरे धीरे वो वोलेटाइल हो जाता है, हम भूल जाते हैं उस चीज़ को, जैसे ही वो चीज़ पुरानी हो जाती है या वो काम बंद हो जाता है तो हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। उसी तरह कंप्यूटर भी बहुत सारे डेटा को लॉस्ट कर देता है, भूल जाता है। तो वो जो भूल जाने वाला डेटा है, जो काम करते वक्त याद रहता है उसके बाद भूल जाता है, उसका लॉस हो जाता है, उस तरह के जो मेमोरी होते हैं वो जाते हैं प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी के अंदर। ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी विशेषता है। इट इज़ द वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, इसको हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी, ये सेकेंडरी मेमोरी से तीव्र गति से काम करता है और कैच मेमोरी से कंपैरिजन में उसकी तुलना में स्लो काम करता है। तो अगर हम तीनों मेमोरी की बात करें, कैच मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, तो सबसे फास्टर मेमोरी हो गई कैच मेमोरी, देन सेकेंड प्राइमरी मेमोरी, और सबसे लास्ट में है सेकेंडरी मेमोरी। यानी सेकेंडरी मेमोरी में जो डेटा होता है वो बहुत स्लो प्रोसेसिंग में काम करता है। आगे हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी मेमोरी का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, अ कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी। यस, अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सी मेमोरी है जिसके डेटा के बगैर कंप्यूटर रन नहीं कर सकता है, कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है, वो है कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी। जब तक कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी में कोई डेटा नहीं होगा तब तक कंप्यूटर नहीं काम करेगा, वो नहीं चलेगा। क्लियर? नाउ मूव टू द सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है? दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी। क्लियर है? ये जो मेमोरी है इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, ओके। और नॉन वोलाटाइल मेमोरी, याद रखिएगा ये दोनों नाम। जो सेकेंडरी मेमोरी है इसे हम कह रहे हैं एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के लिए हमने क्या टर्म रखा था, क्या टर्म पढ़ा था? मेन मेमोरी। यस, प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी कह रहे थे, मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। क्लियर है? एंड एक हमने पढ़ा कैच मेमोरी। अभी हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी की, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी। मतलब ये वोलाटाइल नहीं है, ये परमानेंटली कंप्यूटर पे एग्जिस्ट करता है, इसका डाटा लॉस्ट नहीं होता है, ये परमानेंटली रहता है। ये मेमोरी, हमारी भी कुछ यादें हैं हमारे मस्तिष्क में, जिसे कितना भी समय बीत जाए हम उसको भूलते नहीं हैं, हमारी परमानेंट मेमोरी में वो रहता है। तो इस तरह की मेमोरी को हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सपोज आपका नाम क्या है, ये आपको हमेशा याद रहेगा, पर बीएड में आपका रोल नंबर क्या था, ये जब तक आप बीएड में हैं तब तक याद रहेगा, उसके कुछ साल बाद तक याद रह सकता है। पर आप
क्लास 5 में आपका क्या रोल नंबर था ये अभी आपको याद आई थिंक नहीं होगा। तो ये वॉलेटाइल हो गया। ये किस तरह की प्राइमरी मेमोरी थी, जब काम था उस रोल नंबर का तब तक आपको याद था, अब आपको नहीं याद है। अभी आपको बीएड के रोल नंबर का काम है, वो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर है, बाद में आप उसको भूल जाओगे, नहीं याद रहेगा वो आपको, आप उसको यूज नहीं करोगे, उसका काम नहीं रहेगा, वो ही नहीं याद रहेगा। पर आपका नाम, आपका फादर्स नेम, ये ऑलवेज आपके यूज में रहेगा। तो ये जो डेटा है ये आपके सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो चुका है अब, तो ये आपको हर वक्त याद रहेगा, आप किसी भी क्लास में चले जाओ। यहाँ सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कहते हैं कि इट इज़ स्लोअर देन द मेन मेमोरी। हमने मेन मेमोरी के बारे में भी पढ़ा था कि वो सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट होता है। इसका मतलब साफ साफ है कि जो सेकेंडरी मेमोरी है वो प्राइमरी मेमोरी से स्लो होती है और कैच मेमोरी से भी स्लो होती है, सबसे स्लो होती है। दीज आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा इंफॉर्मेशन परमानेंटली। इसका उपयोग हम करते हैं किसी भी डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए, अस्थायी रूप से उसका संरक्षण करने के लिए। सीपीयू डायरेक्टली डज नॉट एक्सेस दिस मेमोरी। हमारा जो कंप्यूटर का सीपीयू होता है वो उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है इस टाइप के मेमोरी को। इंस्टेड दे आर एक्सेस्ड बाय इनपुट आउटपुट रूटीन। ठीक है, कंप्यूटर के डेफिनेशन में ही हमने पढ़ा था कि वो काम कैसे करता है संगणक। उसमें इनपुट और आउटपुट युक्तियाँ हम लोग डिवाइसेस पढ़े थे, उसके मदद से वो काम करता है। और इनपुट देने के बाद प्रोसेसिंग होती है, फिर उसका आउटपुट आता है प्रोसेसिंग के बाद। तो जो ये प्रोसेस है सेकेंडरी मेमोरी का जो वर्क है ये तभी एक्सेस होगा जब इनपुट और आउटपुट का रूटीन चलेगा, वो प्रोसेस होगा, तभी ये सीपीयू इसको पढ़ पाएगा। क्लियर? The content of secondary memory are first transferred to the main memory। जब काम शुरू होता है कंप्यूटर में कोई सा भी, तो जो सेकेंडरी मेमोरी का जो भी डेटा है, वो जिस भी डेटा की ज़रूरत है उस पर्टिकुलर समय में, वो डेटा कहाँ जाएगा, फिर ट्रांसफ़र होके मेन मेमोरी में, मीन्स प्राइमरी मेमोरी में, एंड देन सीपीयू कैन एक्सेस। मतलब साफ है कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो सिर्फ प्राइमरी मेमोरी के डेटा को ही एक्सेस कर सकता है। तो अगर सीपीयू से हमें कोई काम करवाना है और हमारा डेटा सेकेंडरी मेमोरी में रखा हुआ है, तो हमें उस सेकेंडरी मेमोरी को डेटा को पहले प्राइमरी मेमोरी के डेटा पे ट्रांसफ़र करना होता है, तभी वो कंप्यूटर उसको रीड कर पाता है उस डेटा को। और जैसा कि हम सब भी जानते हैं कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो प्राइमरी मेमोरी का डेटा होता है वो वोलेटाइल होता है, कम ख़त्म होने के बाद वो डेटा वहाँ नहीं रहेगा। तो ठीक है, अगर किसी डेटा को हमें परमानेंटली रखना है तो उसे हम सेकेंडरी मेमोरी में रखेंगे। जब काम पड़ेगा तब सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में कॉपी करके भेजेंगे। कॉपी करके, ध्यान रखिएगा, कॉपी करके भेजेंगे। अगर हमें उसको वोलेटाइल नहीं करना है, कट करके जाएगा वो तो वोलेटाइल हो जाएगा। कॉपी करके भेजेंगे, काम होने के बाद कंप्यूटर खुद ही उसको डिलीट कर देगा। इससे हमारा जो है वो ऐसा समझ लीजिए कि डेटा का जो कचरा जमा होता है मेमोरी के रूप में वो नहीं जमा होगा, काम ख़त्म, वो डेटा वोलेटाइल। क्लियर है? तो सेकेंडरी मेमोरी वर्क कैसे करेगा? सेकेंडरी मेमोरी पे जो भी डेटा होगी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर वो पहले जाएगी प्राइमरी मेमोरी में, फिर सीपीयू उसको एक्सेस करके उसको रीड कर सकता है। तो सेकेंडरी मेमोरी का जो भी डेटा है वो नॉन वोलेटाइल है, नहीं उड़ता है, परमानेंटली रहता है। और प्राइमरी मेमोरी में जो भी डेटा होता है वो वोलेटाइल है, वो उड़ जाता है, परमानेंटली नहीं रहता है। क्लियर? अब सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल को हम समझ सकते हैं। हमारा जो भी स्टोरेज डिवाइस है वो सारा चला जाएगा सेकेंडरी मेमोरी में। जैसे सीडी रोम स्टोरेज डिवाइस में हमने पढ़ा था, और डीवीडी और भी पढ़ा है हमने, पेन ड्राइव,
जितने भी हमने मेमोरी डिवाइसेस पढ़े थे कंप्यूटर की, वो सारे इस सेकेंडरी मेमोरी में चले जाएंगे। यहाँ पे हार्ड डिस्क की पिक्चर देख सकते हैं आप, ये हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क जो लगा होता है कंप्यूटर में वो कुछ इस तरह का दिखता है। अब हार्ड डिस्क की कैपेसिटी कितनी है वो डिसाइड करेगा कि हम इसमें कितना डेटा रख सकते हैं, और उसके हिसाब से भी फिर जो हमारा कंप्यूटर है उसके प्राइस में वेरिएशन आएगा। अगर हम ज़्यादा स्टोरेज का लेंगे तो हमें ज़्यादा मूल्य देना होगा उस कंप्यूटर के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। दीज आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरी। ठीक, दीज आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल। देखिए यहाँ पे सेमीकंडक्टर डिवाइस नहीं लिखा हुआ है, ये किस तरह का है, मैग्नेटिक, मैग्नेट समझते हैं, चुंबक, एंड ऑप्टिकल डिवाइस है ये। ठीक है, इट इज नोन एज द बैकअप मेमोरी। जो सेकेंडरी मेमोरी है उसे एक और नाम दिया गया है बैकअप मेमोरी। ये बैकअप रखता है, बैकअप आपके मोबाइल में भी रन करता होगा, सभी लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हो। आप देखते हो कि व्हाट्सएप पे आपको बार बार बैकअप का मैसेज आता होगा, फिर वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है बैकअप का। बैकअप का मतलब क्या हुआ कि जो मेमोरी है उसको हम स्टोर रख रहे हैं, उसको बैकअप में रखते हैं, उसकी एक और प्रतिलिपि रखते हैं, एक कॉपी बना के रखते हैं, ताकि वो एक जगह से लॉस हो तो दूसरी जगह रहे। प्राइमरी मेमोरी की डेटा तो लॉस हो जाती है, वॉलेटाइल है, चली जाएगी, तो हमें फिर से अगर वही डेटा चाहिए तो हम कहाँ से लेके आएंगे। इसीलिए जो डेटा हमारे काम का है, जिसका हमें फ्यूचर में ज़रूरत पड़ता है, या जिस डेटा को हम स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो हमें उस टाइप के डेटा को सेकेंडरी मेमोरी में रखना होगा। अगर हम प्राइमरी में रखेंगे वो वॉलेटाइल हो जाएगा। कैश मेमोरी में हमारे पास स्पेस नहीं होता है, हम वहाँ से एक्सेस भी नहीं कर पाएंगे। तो वो सारे डेटा जो हमारे पर्सनल डेटा हैं, या किसी भी तरह के डेटा को हम लंबे समय तक स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो उसे हम सेकेंडरी मेमोरी में रखेंगे। सेकेंडरी मेमोरी जो है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, और ये मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरी भी इसका नाम है। सारे नाम आप याद रखेंगे, जितने भी अल्टरनेट नाम आ रहे हैं सारे मेमोरी के, ये सारे आपको मेमोराइज करने हैं। आप इसको अपने सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करके रखेंगे। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर पे किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए ये आपका सेकेंडरी मेमोरी का यूज किया जाता है। कंप्यूटर में रन विदाउट द सेकेंडरी मेमोरी। देखिए इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा, कंप्यूटर में रन विदाउट द सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी जो होती है, उसके बिना भी कंप्यूटर रन कर सकता है, ऑन हो सकता है, खुल सकता है और कुछ काम कर सकता है। ठीक है, अब बिना पेन ड्राइव के, बिना हार्ड डिस्क के भी कंप्यूटर में बहुत सारे काम हो सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन कैश मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी को अगर हम रिमूव कर दें तो हमारा कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा, हम उस पर कुछ नहीं कर पाएंगे। और यहाँ एक और बात हमें ध्यान में रखनी है कि ये स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी है। तो आई होप ये जो मेमोरी के तीनों टाइप हमने पढ़े ये आपको क्लियर हो गए होंगे। हमने कौन कौन से 3 टाइप पढ़े मेमोरी के? हमने पढ़ा कैश मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, इन तीनों में सबसे फास्टेस्ट कौन है? कैश मेमोरी, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी, देन सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को और क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी का एक और नाम है मेन मेमोरी, एंड सेकेंडरी मेमोरी का और क्या नाम है बताइए? अभी पढ़ा हमने मैग्नेटिक एंड
मैग्नेटिक एंड, यहाँ पे है मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरी एंड बैकअप मेमोरी भी कहते हैं इसको, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं इसको। किसको? सेकेंडरी मेमोरी को। अब हमने प्राइमरी मेमोरी के दो सब पार्ट देखे थे, दैट इज रैम एंड रोम। तो आइए इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। जो रैम है, रैम RAM, रैम दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। Random access memory is the internal memory of the CPU for storing data। किस तरह का मेमोरी है ये? इंटरनल मेमोरी है, अंदर की मेमोरी है। तो ये प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है और इंटरनल मेमोरी है किसका? CPU फॉर स्टोरिंग डेटा। जितनी भी मेमोरी है उसका काम तो है डेटा को स्टोर करना। तो रैम जो है वो इंटरनल मेमोरी ऑफ CPU फॉर स्टोरिंग डेटा प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिजल्ट। तो इसके अंदर क्या क्या स्टोर होगा देखिए। इसके अंदर जो भी स्टोर होगा वो है CPU मेमोरी ऑफ CPU फॉर स्टोरिंग डेटा, डेटा स्टोर होगा, कोई प्रोग्राम स्टोर होगा एंड प्रोग्राम का रिजल्ट स्टोर होगा। क्या स्टोर होगा? डेटा, प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिजल्ट। ये तीन बात आप ध्यान में रखेंगे। इट इज अ रीड राइट मेमोरी। कैसी मेमोरी है ये? रीड राइट मेमोरी विच स्टोर्स डेटा अंटिल द मशीन इज वर्किंग। ये कब तक स्टोर रहेगा ये डेटा? जब तक मशीन काम कर रहा है। हमने पहले भी पढ़ा कि ये वर्किंग मेमोरी है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो वर्किंग मेमोरी है, ये उसी का सब पार्ट है। तो ये जो रैम की मेमोरी होगी वो डेटा को स्टोर तभी तक करके रख पाएगी जब तक जो मशीन है, मशीन कौन है यहाँ पे? कंप्यूटर। वो जब तक काम कर रहा है तभी तक ये मेमोरी स्टोर रहेगी। एज सुन एज द मशीन स्विच ऑफ, जैसे ही कंप्यूटर बंद होगा ये डेटा जो है वहाँ से इरेज हो जाएगा, हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में जो भी डेटा होगा वो वोलाटाइल है। वोलाटाइल है मतलब इरेज हो जाएगा वो काम होने के बाद। जैसे ही कंप्यूटर बंद होगा ये डाटा हट जाएगा। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं रैम का, ये कुछ इस तरह का होता है। अब यहाँ भी रैम की जो कैपेसिटी होगी, कितने GB का रैम है, कितनी उसकी कैपेसिटी है, वो हमारे कंप्यूटर के बजट को भी डिसाइड करेगा, उसको इन्फ्लुएंस करेगा। अब आप समझ पा रहे होंगे कि हर कंप्यूटर का दाम अलग क्यों होता है। दिखने में तो सब एक जैसे दिखते हैं, पर उनके दाम में इतना वेरिएशन क्यों होता है, उनके प्राइस में इतना वेरिएशन क्यों होता है? तो ये एक फैक्टर है मेमोरी का जो इन्फ्लुएंस करता है उसके प्राइस को। तो आप जितनी अधिक मेमोरी का कंप्यूटर लेंगे उतना ही मूल्य आपको देना होगा। Access time in RAM is independent of the address that is each storage location inside the memory is as easy to reach as other location and takes the same amount of time। ये क्या कह रहा है? जो एक्सेस टाइम है, एक्सेस टाइम का मतलब हो गया यहाँ पे रिकॉल करने का टाइम। किसी जो हम कह रहे थे कि जो फास्ट मेमोरी होती है, स्लो मेमोरी होती है, उससे स्लो मेमोरी होती है। तो ये टाइम का फैक्टर है सारा। हम किसी मेमोरी को कितने टाइम में रिकॉल कर पा रहे हैं, यहाँ हमसे मतलब कंप्यूटर, ये कंप्यूटर की मेमोरी की हम बात कर रहे हैं। तो कंप्यूटर किसी भी डेटा को कितने टाइम में रिकॉल कर पा रहा है, एक्सेस कर पा रहा है, वो हो गया उसका एक्सेस टाइम। तो जो एक्सेस टाइम है रैम का वो इंडिपेंडेंट ऑफ द एड्रेस, वो उसके पते से उसका कोई मतलब नहीं है। इंडिपेंडेंट का मतलब उस पर डिपेंडेंट नहीं है, उस पर आश्रित नहीं है। किस पे आश्रित नहीं है? एड्रेस पे। एड्रेस हमने पढ़ा था
क्या पढ़ा था? एड्रेस क्या होता है? एड्रेस जिसे हम सेल कह रहे थे, जो हमने सेल पढ़ा था, जीरो से जो स्टार्ट हो रहा था, तो कोई भी डाटा या इधर जीरो वाले कंपार्टमेंट में होगा या वन वाले में या 2, 3, कितनी भी मेमोरी है उससे -1, एक -1 करके कंपार्टमेंट होता है हमारे पास, कंप्यूटर के पास। तो जो भी डेटा है वो कहीं भी हो, 1 में है, 2 में है, 3 में, 4 में, जिस भी कंपार्टमेंट में, जिस भी एड्रेस में है, उससे रैम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो 5000 नंबर वाले कंपार्टमेंट में हो या 2 नंबर वाले कंपार्टमेंट में हो या 0 नंबर में हो या सबसे लास्ट वाले कंपार्टमेंट में हो, वहाँ से उस डेटा को एक्सेस करने में रैम को इक्वल टाइम लगता है। अगर किसी डेटा को लेके आना है, रैम को एक्सेस करना है 0 नंबर वाले कंपार्टमेंट से या 1000 नंबर वाले कंपार्टमेंट में, दोनों में समय इक्वल लगेगा। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये जो है सबसे फास्ट है, सबसे तेज़ है, सबसे फास्ट है, ये फास्ट चलता है। ठीक है। एक्सेस टाइम इन रैम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एड्रेस, और एड्रेस से इंडिपेंडेंट है, इसीलिए बहुत फास्ट चलता है। दैट इज ईच स्टोरेज लोकेशन इनसाइड द मेमोरी इज एज ईजी टू रीच एज अदर लोकेशन। हर जगह पे वो उतनी ही ईजीली पहुंच सकता है और उसको रिकॉल करके कंप्यूटर को काम करने में मदद कर सकता है, सीपीयू की हेल्प कर सकता है, इसीलिए ये फास्ट है। डेटा इन द रैम कैन बी एक्सेस रैंडमली बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये ध्यान देने की बात है, रैंडमली तो ज़रूर एक्सेस हो जाता है, समय तो ज़रूर कम लगता है, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है। और जैसा कि हमने पहले पढ़ा, जब हम पढ़ रहे थे प्राइमरी मेमोरी, ये एक्सपेंसिव है, इसकी वजह से इसका स्टोरेज कम होता है, क्योंकि कम पैसे में कम स्टोरेज हम बना पाएंगे। इसमें जो मटेरियल यूज होते हैं, जो सेमीकंडक्टर बनाने में, वो काफ़ी महंगे होते हैं, तो इसीलिए इसमें स्टोरेज कम होता है, इसीलिए भी ये एक्सपेंसिव होता है। तो हम बहुत ज़्यादा डेटा इस पर नहीं रख सकते हैं। रैम इज़ वोलाटाइल, जैसे कि प्राइमरी मेमोरी का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो वोलाटाइल होता है, तो रैम चूँकि उसी का पार्ट है तो ये वोलाटाइल होता है। दैट इज़ डेटा स्टोर इन इट इज लॉस्ट। क्या हो जाएगा? हम खो देंगे उस डाटा को, वो लॉस्ट हो जाएगा। व्हेन वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर। कब लॉस्ट होगा? कंप्यूटर के बंद होने के बाद। जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है तब तक ये डाटा लॉस्ट नहीं होगा। ये वर्किंग मेमोरी है, तब तक वो काम करता रहेगा। जैसे ही हम कंप्यूटर को बंद करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे, तब क्या होगा कि जो डेटा है रैम के अंदर वो लॉस्ट हो जाएगा, उसे हम खो देंगे। फिर कंप्यूटर ऑन करने के बाद वो डेटा हमें नहीं मिलेगा, इसीलिए रैम के जो डाटा है वो वोलाटाइल है, उड़ जाता है। क्लियर है? रैम इज स्मॉल। देखिए, रैम छोटा होता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ फिजिकल साइज एंड इन द अमाउंट ऑफ डाटा इट कैन होल्ड। देखिए, रैम जो है वो छोटा होता है दोनों ही कंडीशन में। ये जो इसका फिजिकल साइज आप देख रहे हैं, ये साइज में भी छोटा है, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं, जो डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी है, उस मुकाबले भी ये छोटा होता है। तो ये भी एक याद रखने की बात है। अगर बात की जाए कि किसकी मेमोरी छोटी होती है या कौन सी मेमोरी साइज में छोटी होती है, तो हम नाम लेंगे रैम का। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रीड एक्सेस मेमोरी। क्लियर? RAM is small both in terms of its physical size and in the amount of data it can hold. RAM is of two types. अब RAM के भी दो पार्ट हैं। स्टैटिस्टिक्स रैम, जिसको SRAM कहते हैं, और एक है डायनामिक रैम, जिसे हम DRAM कहते हैं। अब देखिए, स्टैटिस्टिक्स रैम जो होता है, ये स्टैटिस्टिक्स रैम,
ये क्या होता है? द वर्ड स्टैटिस्टिक indicate that the memory retain its contents as long as power is being supplied. ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, प्राइमरी मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक से ये. However, data is lost when the power get down due to volatile nature. चूँकि इसका नेचर वोलाटाइल है, उड़ जाने वाला है, इसीलिए पावर के जाने के बाद ये मेमोरी चली जाएगी. SRAM चिप यूज अ मैट्रिक्स ऑफ 6 ट्रांजिस्टर. क्या यूज करता है SRAM? इसमें जो भी मैट्रिक्स यूज होता है वो 6 ट्रांजिस्टर एंड नो कैपेसिटर. ध्यान दीजिएगा, इसमें कैपेसिटर नहीं होता है. इसके अंदर ट्रांजिस्टर कितने होते हैं? 6, और कैपेसिटर नहीं होते हैं. किसमें? SRAM के अंदर. SRAM क्या है? ये रैम का एक पार्ट है, और रैम क्या है? ये एक प्राइमरी मेमोरी का एक सब डिवीज़न है. क्लियर है? कंप्यूटर की मेमोरी की हम बात कर रहे हैं. प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम है, रैम के सब पार्ट में है SRAM. तो ये 6 ट्रांजिस्टर से बना होता है और इसमें कैपेसिटर नहीं होता है. ट्रांजिस्टर डू नॉट रिक्वायर्ड पावर टू प्रिवेंट लीकेज. लीकेज को बंद करने के लिए ट्रांजिस्टर को पावर की ज़रूरत नहीं होती है. इसमें नॉट रिक्वायर्ड पावर, किसी भी पावर की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए ये बहुत फास्ट काम करता है. सो SRAM नीड नॉट बी रिफ्रेश ऑन अ रेगुलर बेसिस. तो SRAM को रिफ्रेश नहीं किया जा सकता रेगुलर बेसिस पे. रोज़ हम SRAM को रिफ्रेश नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके अंदर जो है वो पावर नहीं है, वो शक्ति नहीं है, वो क्षमता नहीं है कि ये लीकेज को प्रिवेंट करे. मतलब कि जो भी इसका वॉलेटाइल हो गया है डेटा, उसको वो नहीं फिर से रिस्टोर कर सकता है. ये उस तरह का डेटा जो होगा वो SRAM के अंदर जाएगा. अभी आगे हम देखेंगे कि जो दूसरे तरह का रैम है उसमें क्या होता है. SRAM के कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए, देयर इज एक्स्ट्रा स्पेस इन द मैट्रिक्स, हेंस SRAM यूजेज मोर चिप्स देन DRAM. SRAM और DRAM में अंतर की बात करें तो किस में ज़्यादा चिप लगता है? SRAM में. SRAM में ज़्यादा चिप लगेगा और DRAM में कम चिप लगता है. फॉर द सेम अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस. एक ही तरह के स्टोरेज स्पेस के लिए SRAM में हमें ज़्यादा चिप लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और DRAM में कम चिप लगाने की ज़रूरत पड़ेगी. ये SRAM और DRAM का डिफरेंस है, मेकिंग द मैन्युफैक्चर कॉस्ट हायर. तो हायर कॉस्ट किसका हो जाएगा? SRAM वाले का या DRAM वाले का? ऑब्वियसली SRAM वाले का. जिसमें हम ज़्यादा चिप लगाएंगे उसका कॉस्ट ज़्यादा होगा. तो अगर हम अपने कंप्यूटर में SRAM में ज़्यादा स्पेस देंगे तो उसका कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, और DRAM में कम चिप लगता है तो फिर वो कॉस्ट वहाँ पे SRAM के मुकाबले कम हो जाएगा. SRAM is thus used as cache memory and has a very fast access. देखिए, कैश मेमोरी हमने पढ़ा था जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है कंप्यूटर की. तो जो SRAM है वो कैच मेमोरी की तरह यूज होता है कंप्यूटर में और बहुत ही फास्ट एक्सेस करता है, बहुत तेज़ एक्सेस करता है, बहुत कम समय में एक्सेस करता है. क्लियर? SRAM के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ये हमें समझने होंगे. जो SRAM है, यहाँ देखिए, इसकी लॉन्ग लाइफ है, इसकी लाइफ लंबी है, ये लंबे समय तक चलता है. नो नीड टू रिफ्रेश, इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है. ये फास्टर, बहुत तीव्र गति से चलता है. यूज्ड एज ए कैच मेमोरी, इसका उपयोग कैच मेमोरी की तरह किया जाता है. ये साइज़ में बड़ा होता है, एक्सपेंसिव होता है और हाई पावर कंजम्पशन होता है. अगर हम इस मेमोरी को ज़्यादा रखेंगे तो हमारी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन भी अधिक होगी. तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं SRAM के. क्लियर? अब हम लोग
देखते हैं डायनामिक रैम अर्थात डी रैम। डी रैम जो होता है अनलाइक एस रैम की तरह ही होता है, ये मस्ट बी कंटिन्यूली रिफ़्रेश्ड, लेकिन इसको हमको बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। आप देखते होंगे कंप्यूटर जब हैंग करता है तो हम लोग क्या करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। कैसे करते हैं रिफ़्रेश, कौन सा की दबाते हैं, शॉर्टकट की। अब शॉर्टकट की आपका असाइनमेंट है, आप इसको सर्च करिएगा कौन सा शॉर्टकट की है जिससे हम कंप्यूटर को रिफ़्रेश करते हैं। ऐसे तो हम डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं, फिर हमें रिफ़्रेश का ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करके हम रिफ़्रेश कर सकते हैं। तो उस वक्त एक्चुअली हम डी रैम को रिफ़्रेश कर रहे होते हैं। ठीक है, किस मेमोरी को रिफ़्रेश कर रहे होते हैं, डी रैम की मेमोरी को रिफ़्रेश कर रहे होते हैं। उसके लिए क्या शॉर्टकट की है ये आपको ढूंढ के बताना है। तो डेटा को मेंटेन करने के लिए डी रैम में जो है वो रिफ़्रेश उसको किया जा सकता है डेटा को मेंटेन रखने के लिए। दिस इज़ डन बाय प्लेस द मेमोरी ऑन अ रिफ्रेश सर्किट दैट रीराइट द डेटा सेवरल 100 टाइम्स पर सेकेंड। ये क्या करता है, सपोज एक ही डाटा को बार बार लिख दिया गया है, क्योंकि हम एक ही काम बार बार बुक करने के लिए बोल रहे हैं कंप्यूटर को, ये गाना बजाओ, फिर बोल रहे हैं ये गाना बजाओ, फिर बोल रहे हैं यही गाना बजाओ, फिर बोल रहे हैं यही गाना बजाओ, 10 बार सेम इंस्ट्रक्शन दे दिए। तो वो जो इंस्ट्रक्शन है वो टेम्परली जब तक कंप्यूटर ऑन है तभी तक ही रहेगा, लेकिन वो बार बार सेव हो गया तो उसकी मेमोरी बढ़ती जा रही है जो है। तो वो रिफ़्रेश करने से तो वो जो मल्टीपल कॉपी है वो अपने आप हट जाता है, बस एक रह जाता है, बाकी हट जाता है। तो उससे हमको स्पेस मिलता है और कंप्यूटर थोड़ा फास्ट काम करता है फिर। तो रिफ़्रेश का यही एक बेनिफिट है। रिफ़्रेश हम कब दबाते हैं, जब हमारा कंप्यूटर हैंग कर रहा होता है या स्लो काम करता है, तब हमें सलाह दी जाती है कि हम रिफ़्रेश बटन का यूज करें। फिर से फ्रेश करना, रिफ़्रेश मतलब फिर से फ्रेश करना, फिर से तरोताज़ा करना कंप्यूटर को। तो ये आप समझ रहे होंगे अब कि जब हम रिफ़्रेश बटन का यूज करते हैं तो दरअसल हम किसकी क्लीनिंग कर रहे होते हैं, डायनामिक रैम की। क्लियर? This is done by placing the memory on a refresh circuit that rewrite the data several hundred times per second. एक सेकेंड में बहुत बार रीराइट हो जाता है, उसको रिफ्रेश किया जाता है। DRAM is used for most system memory as it is cheap and small. ये सिस्टम मेमोरी में यूज किया जाता है क्योंकि ये छोटा होता है और सस्ता होता है थोड़ा। All DRAM are made up of memory cells. जितने भी डी रैम हैं वो सब मेमोरी सेल के बने होंगे। मेमोरी सेल हमने देखा था, जो सेल का एड्रेस है, जो भी डेटा है उसको रखने की जगह है, जो सबसे उसकी छोटी यूनिट होती है उस जगह की, उसे हम सेल कहते हैं। और टोटल नंबर ऑफ़ सेल डिपेंड करेगा कि उस मेमोरी में जितनी भी जगह है उससे -1, जितना उसका स्टोरेज है उससे -1, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होता है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले। विच आर कंपोज्ड ऑफ 1 कैपेसिटर एंड 1 ट्रांजिस्टर। ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम जब पढ़ रहे थे एस रैम, दैट इज़ स्टैटिक रैम। स्टैटिक का मतलब स्थिर होता है। स्टैटिक रैम में हमने पढ़ा कि इसमें 6 ट्रांजिस्टर होते हैं और 9 कैपेसिटर। ट्रांजिस्टर 6 होते हैं, कैपेसिटर नहीं होते हैं। किस में? स्टैटिक रैम में, एस रैम के अंदर। लेकिन जब डायनामिक रैम की बात करेंगे तो डायनामिक रैम के अंदर कैपेसिटर भी होते हैं एक, और एक ट्रांजिस्टर भी होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक रैम, ये शॉर्ट डेटा होता है, लाइफ टाइम, नीड टू बी रिफ्रेश कंटिन्यूअसली, स्लोअर एज कंपेयर टू एस रैम। किससे स्लो होता है ये? एस रैम के मुकाबले में ये थोड़ा स्लो काम करता है। यूज्ड एज ए रैम की तरह इसको यूज किया जाता है। स्मॉलर इन साइज़ में छोटा होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है और लेस पावर कंजम्पशन। ठीक है। स्टैटिक रैम जो था एस रैम, इसमें देख रहे हैं आप पावर कंजम्पशन हाई होता है और डायनामिक रैम में पावर कंजम्पशन कम होता है।
ये आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं एस रैम एंड डी रैम के बीच में। अब हम लोग बात करते हैं रीड ओनली मेमोरी, दैट इज रोम की। रोम क्या है? ये भी एक प्राइमरी मेमोरी का सब पार्ट है। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, द मेमोरी फ्रॉम विच वी कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट ऑन इट। उस तरह की मेमोरी जिसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, जिसको कंप्यूटर सिर्फ पढ़ सकता है, ओनली रीड, उस पर कुछ लिख नहीं सकते हैं। क्लियर? जब हम उस तरह की मेमोरी जिसमें हम कुछ लिख नहीं सकते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा रोम। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल। ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। देखिए, हमने पढ़ा था प्राइमरी मेमोरी जो मेमोरी है वो वोलाटाइल है, लेकिन रोम का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये नॉन वोलाटाइल है, नहीं उड़ता है, क्योंकि ये रीड ऑनली है, इसमें हम कुछ लिखते नहीं हैं, ये सिर्फ पढ़ने के लिए ही है, तो ये उड़ता नहीं है, नॉन वोलाटाइल है, इसका डाटा स्टोर रहता है। द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड परमानेंटली इन सच मेमोरीज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। जब कंप्यूटर को बनाया जा रहा होता है, तो कंप्यूटर रन करने के लिए जो इसेंशियल डाटा है, उसके बिना कंप्यूटर कभी ऑन ही नहीं होगा, कोई फंक्शन ही नहीं करेगा, और वो डाटा की ज़रूरत जब तक कंप्यूटर काम करेगा तब तक उसको पड़ेगी। तो उस तरह के डेटा को रोम के अंदर डाल दिया जाता है उसी वक्त जिस वक्त कंप्यूटर का निर्माण किया जा रहा होता है। तो वैसा डाटा जो बिल्कुल भी इसेंशियल है कंप्यूटर के लिए, हर समय उस डाटा की ज़रूरत है कंप्यूटर को, तो उस डाटा को रीड ओनली बना दिया जाता है, क्योंकि अगर उस पर कुछ राइट हुआ तो वो डाटा करप्ट हो जाएगा और फिर कंप्यूटर काम नहीं करेगा। इसीलिए वैसे डाटा को रीड ओनली मेमोरी अर्थात रोम के अंदर डाल दिया जाता है, और वो नॉन वोलाटाइल होता है। वो डाटा कभी लॉस्ट नहीं होगा कंप्यूटर से, क्योंकि उसके लॉस्ट होने से कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा, वो बस एक डब्बा बन के रह जाएगा। The information is stored permanently in such memory during manufacture. A ROM stored such instructions that are required to start a computer. उसमें वैसे ही इंस्ट्रक्शन डाले जाते हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है। The operation is refreshed to as bootstrap. बुट करना क्या होता है? कंप्यूटर की बूटिंग होती है। बूटिंग जो होता है वो यूज किया जाता है। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तब इसको समझेंगे कि बूटिंग क्या होती है। फ़िलहाल इतना आप समझ सकते हैं कि हमें किस ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर को ऑन करना है। जब हमारा कंप्यूटर ऑन होगा तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होगा, डॉस, विंडो या और भी लिनक्स, जो भी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो किस में कंप्यूटर की बूटिंग होगी, ये सारा डाटा जो है वो रोम के अंदर स्टोर होगा। रोम में जो डाटा स्टोर होगा उसी ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा कंप्यूटर ऑन होगा। रोम चिप आर नॉट ओनली यूज्ड इन द कंप्यूटर बट ऑल्सो इन द इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाइक वॉशिंग मशीन एंड माइक्रोवेव। अब देखिए, ये जो रोम का चिप होता है ये सिर्फ कंप्यूटर में ही नहीं, और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हमारा मोबाइल है या वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इसमें रोम चिप यूज किए जाते हैं। यहाँ पे आप रोम का स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, ये कुछ इस तरह का डिवाइस होता है। अब बात करते हैं रोम के टाइप्स की। ठीक है, रोम के कितने टाइप्स हैं? यहाँ पे हम रोम के 4 टाइप्स देख रहे हैं। वो क्या है? मास्क्ड रोम, जिसे एम रोम कहते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पी रोम, ईपी रोम, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड ईईपी रोम, दैट इज इलेक्ट्रिकली इरेजिबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आइए इसको एक एक करके समझते हैं। एम रोम दैट इज मास्क्ड रोम, ये क्या होता है? The very first ROMs were hard
wire device that contained a pre-programmed set of data or instruction. This kind of ROM are known as masked ROM that are inexpensive. ये उस तरह का रोम है जिसमें एक पहले से ही एक प्रोग्राम का सेट बना के और एक डेटा का इंस्ट्रक्शन का सेट बना के डाल दिया जाता है, और ये हार्डवायर डिवाइस होता है जिसमें ये सारा इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम और डेटा डाल दिया जाता है। और जो इस तरह का रोम होता है, जो मास्टर रोम होता है, वो जो होता है वो सबसे पहले जो रोम बना था, वो वेरी फर्स्ट रोम है। ये सबसे पहले इसी तरह का रोम बनाया गया था। तो उसमें क्या किया गया था कि एक जो भी प्रोग्राम है छोटा सा, या प्रोग्राम का सेट है, वो डाटा है, इंस्ट्रक्शन है, वो सबको उस रोम के अंदर डाल दिया गया था, जो कि बहुत ही इनएक्सपेंसिव था। ठीक है। उसके बाद जो बना वो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल का क्या मतलब होता है? पी रोम इज रीड ओनली मेमोरी दैट कैन बी मॉडिफाइड ओनली वंस बाय अ यूजर। देखिए, हम पहले बोल रहे थे कि रोम में कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता। अब ये रोम का दूसरा वैरायटी है। मास्क रोम में कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता, उसमें पहले से जो भी प्रोग्राम सेट कर दिया जाए वो वैसे ही रहेगा। पी रोम की बात करें, देखिए, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो पी रोम में क्या होगा, इसको यूजर एक बार मॉडिफाई कर सकता है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक बार यूजर जो है इस तरह की मेमोरी को मॉडिफाई कर सकता है, उसके बाद नहीं कर पाएगा, क्योंकि रोम का मतलब ही है रीड ओनली मेमोरी, इसमें कोई मॉडिफिकेशन संभव नहीं है। लेकिन एक बार यूजर को ये पावर दिया जाता है कि एक बार आप इसमें कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इस तरह का जो रोम होगा वो कहलाएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दैट इज पी रोम। द यूजर buys a blank PROM and enters the desired content using a PROM program। समझ रहे हैं? अब यूजर क्या करेगा, एक ब्लैंक PROM का एक डिवाइस कर देगा और अपने हिसाब से उसमें एक ही बार इंस्टॉल करने का ऑप्शन है। उसमें जो भी उसको डालना है रोम के अंदर, जो भी प्रोग्राम डालना है, जो भी कोडिंग उसमें डालनी है, वो एक बार डाला जा सकता है। इस तरह के रोम को हम कहेंगे पी रोम। इनसाइड द पी रोम चिप देयर आर स्मॉल फ्यूजेज विच आर बर्नट ओपन ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग। पी रोम के अंदर बहुत सारे जो होते हैं वो चिप होते हैं, वो और स्मॉल फ्यूजेज होते हैं, वो क्या करते हैं, बर्नट ओपन ड्यूरिंग प्रोग्राम, वो प्रोग्राम के समय ओपन होते हैं। इट कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस एंड इट इज़ नॉट इरेजेबल। तो पी रोम क्लियर है। पी रोम में हम किसी भी प्रोग्राम को एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं और फिर उसको करने के बाद हम उसको इरेज नहीं कर सकते, उसको मिटा नहीं सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये हमें एक बार की परमिशन देता है कि हम एक बार उसको अपने हिसाब से सेट कर लें। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को, इसको पी रोम कहते हैं। नेक्स्ट वन इज ईपी रोम, दैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नाम से ही क्लियर है कि इसमें क्या होगा कि हम एक से ज़्यादा बार उसको इरेज कर सकते हैं, प्रोग्राम बना भी सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं। EPROM can be erased by exposing it to ultraviolet light for a duration of up to 40 मिनट। ठीक है, कितने मिनट के ड्यूरेशन तक? 40 मिनट के ड्यूरेशन तक के लिए अल्ट्रावायलेट रे में उसको रख के, हम अल्ट्रावायलेट रे में क्यों रखते हैं? अल्ट्रावायलेट रे क्या होता है? यूवी रे, जो सनलाइट से आता है। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि रोम जो डिवाइस होता है वो सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, तो वो अगर उसको लाइट पे आप रखिएगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करेगा और वो आपके चिप को ख़राब कर सकता है, उसके डेटा को जो है डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए अल्ट्रावायलेट रे के अंदर
काम किया जाता है जब भी हम इस तरह के चिप पे काम करते हैं। यूजुअली एन EPROM इरेज अचीव दिस फंक्शन ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के समय जो होता है इलेक्ट्रिकल चार्जेज इज ट्रैप्ड इन द इंसुलेटेड गेट रीजन। जो इलेक्ट्रिकल चार्जेज है वो हम अपने अकॉर्डिंग उसमें ट्रैप्ड कर सकते हैं। द चार्ज इज रिटेन फॉर मोर देन 10 ईयर बिकॉज द चार्ज हैज़ नो लीकेज पाथ। 10 साल तक हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं बीच बीच में जब भी हमें ज़रूरत हो, क्योंकि उसमें कोई लीकेज नहीं होता। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि अल्ट्रा वायलेट रे के जो है वो एक्सपोजिंग में हो और 40 मिनट तक हम उसमें काम कर सकते हैं। फॉर इरेजिंग दिस चार्ज अल्ट्रा वायलेट लाइट इज पास थ्रू अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल विंडो। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रे को पास किया जाता है, वो जो चार्ज है उसमें वो डैमेज ना करे डेटा को। दिस एक्सपोजर टू अल्ट्रा वायलेट लाइट डिस्प्लेट्स द चार्ज ड्यूरिंग नॉर्मल यूज। द क्वार्ट्ज लीड इज सील्ड विथ स्टिकर। ठीक है, फिर हम उसको स्टिकर से सील कर सकते हैं। ये क्लियर है। EPROM अभी तक हमने 3 रोम देखा, मास्क रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी EPROM। नेक्स्ट है EEPROM, दैट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दैट मीन्स यहाँ पे हमें UV रे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उसके बिना ही काम कर पाएंगे अगर हमें इसमें कोई चेंजेस करनी है। EEPROM इज प्रोग्राम्ड एंड इरेज्ड इलेक्ट्रिकली। इट कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड अबाउट 10,000 टाइम्स। देख रहे हैं कितना डिफरेंस है। इसको कितनी बार रीप्रोग्राम किया जा सकता है? 10,000 टाइम्स। ये काफ़ी लंबा एक्सेस टर्म है। बोथ इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग टेक अबाउट 4 to 10 मिली सेकेंड। ठीक है, 4 से 10 मिली सेकेंड का टाइम इसमें लगेगा। इन इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एनी लोकेशन कैन बी सेलेक्टिवली इरेज्ड एंड प्रोग्राम्ड। एनी लोकेशन का क्या मतलब है? यहाँ पे कौन से लोकेशन को इरेज किया जाएगा और कौन से लोकेशन को प्रोग्राम करने की बात की जा रही है। यहाँ लोकेशन का मतलब है सेल। जो भी मेमोरी का हमने स्मॉलेस्ट एरिया पढ़ा था जहाँ मेमोरी होती है वो सेल। तो जितने भी मेमोरी का EEPROM होगा उसका किसी भी सेल में जाके उसको सेलेक्ट करके उसको इरेज किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, या फिर कोई नया प्रोग्राम उसके अंदर डाला जा सकता है। ये काम हम कितनी बार कर सकते हैं? 10,000 टाइम्स, 10,000 बार ये काम किया जा सकता है। क्लियर है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कैन बी इरेज्ड 1 बाइट एट अ टाइम। एक बार में सिर्फ एक ही बाइट जो है वो इरेज किया जा सकता है। बाइट क्या है? ये कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है बिट, उसके बाद की यूनिट है बाइट। ये हम पढ़ेंगे बाद में कि और कौन कौन से यूनिट है कंप्यूटर के। तो यहाँ पे इतना समझिए कि जो EEPROM है उसको एक बार में सिर्फ एक ही बाइट को इरेज किया जा सकता है। rather than erasing the entire chip, पूरे चिप को हम एक साथ नहीं इरेज कर सकते। hence the process of reprogramming is flexible but slow। अब आप इमेजिन कर सकते हैं जब इतना स्लो मोशन में हम काम करेंगे तो
फ्लेक्सिबल ज़रूर है। रोम में पहले फैसिलिटी नहीं थी कि हम उसमें कोई प्रोग्रामिंग कर सके, इरेज कर सके, उसका नाम ही रीड ओनली मेमोरी है। लेकिन उसमें भी मॉडिफाई करके हमें उसको चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है। जो प्रोग्रामर होते हैं, सॉफ्टवेयर जो डील करते हैं, वो इस काम को कर सकते हैं। वो इस तरह का रोम बनाया गया है। तो आई होप कि जो 4 तरह के रोम अभी हमने देखे, मास्टर रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये चारों का डिफरेंस आप समझ पाए होंगे। मास्टर रोम में हम कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में हम सिर्फ एक बार मॉडिफाई कर सकते हैं। इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में हम मॉडिफाई तो कर सकते हैं, बट हमें फिर उसके लिए अल्ट्रावायलेट लाइट की ज़रूरत पड़ती है। और जो EEP रोम है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें हमें अल्ट्रावायलेट रे की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हम इसको 10,000 टाइम्स इरेज कर सकते हैं, बट एक बार में एक ही बाइट को इरेज कर सकते हैं, इसीलिए ये प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है। रोम के कुछ एडवांटेजेज हैं, वो क्या है? नॉन वोलेटाइल इन नेचर, एक बार हम इसमें सेट कर दें वो लॉस नहीं होती मेमोरी। कैन नॉट बी एक्सीडेंटली चेंज्ड, ये एक्सीडेंटली अब हमसे कुछ दब गया, हमसे कुछ डिलीट हो गया, अब तो इस जो नए यूज़र होते हैं वो फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, हम बोलते हैं कंप्यूटर यूज़र फ्रेंडली है। तो यूज़र फ्रेंडली का मतलब ये हुआ कि आप कुछ भी करो, आप गलती से भी कुछ भी कर दो तो भी रोम का डेटा इरेज नहीं होगा। ये वोलेटाइल नहीं है, ये परमानेंट है, आपसे गलती से भी ये डिलीट नहीं होगा, ठीक है, ये डेटा। तो ये जो है एक्सीडेंटली चेंज नहीं होगा, जानबूझ के चेंज होता है। आप इसको बदल नहीं सकते हो जब तक कि आपको पता नहीं हो इसको बदलने का प्रोसेस। एक्सीडेंटली कुछ भी नहीं होगा इसमें। चीपर देन रैम, रैम क्या है? रीड एक्सेस मेमोरी, उससे ये सस्ता होता है। ईजी टू टेस्ट, इसको टेस्ट मीन्स इसकी टेस्टिंग आसान है, इसको ट्रायल करना आसान है। मोर रिलायबल देन रैम, रीड एक्सेस मेमोरी से ये ज़्यादा रिलायबल है क्योंकि ये वोलेटाइल नहीं है। स्टैटिक एंड डू नॉट रिक्वायर्ड रिफ्रेशिंग, ये स्थिर होता है और एक बार इसमें प्रोग्राम सेट करने के बाद इसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर हमें कुछ चेंजेज की ज़रूरत है तो वो ऑप्शन हमें दी गई है। अगर हमारे पास EEP रोम है या EP रोम है या प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है तो हम उसमें चेंजेज की संभावना देख सकते हैं। और इसका एक फीचर है, कंटेंट आर ऑलवेज नोन एंड कैन बी वेरीफाइड। इसके अंदर जो भी डाला हुआ है वो हमेशा नोन होता है और उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं उसमें। तो होप ये लेसन अभी आपको क्लियर हुए होंगे कि जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो 3 तरह की होती है। क्या क्या? रिकॉल कीजिए, हमने जो कंप्यूटर की मेमोरी पढ़ी थी 3 तरह की मेमोरी पढ़ी थी। उसके अंदर हमने पढ़ा कैच मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। फिर प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमने रैम पढ़ा एंड रोम पढ़ा। हमने रैम के भी डिफरेंट टाइप्स देखे, रोम के डिफरेंट टाइप्स देखे। सेकेंडरी मेमोरी पढ़ा हमने। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स। अब जिस मेमोरी की हम बात कर रहे हैं उसका कुछ यूनिट तो होगा। यहाँ पे आप यूनिट का मतलब हो गया इकाई, किसी भी चीज़ को नापने मापने की इकाई होती है। जैसे कि समय की बात करें हम तो कितना समय बीत गया, अभी आप कितने समय से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो क्या जवाब है इसका? जो भी आप आंसर देंगे कुछ यूनिट में 1.5, 2, 5 ऐसे तो नहीं बोलेंगे। 1.5 आवर बोलेंगे, 1 आवर बोलेंगे, 60 मिनट बोलेंगे, कुछ आप
इसमें 1 आवर 14 मिनट 20 सेकेंड ऐसे बोलेंगे। ये आवर, मिनट, सेकेंड ये क्या है? ये इकाई है, अलग अलग इकाई है। किसकी इकाई है? ये समय की इकाई है। तो उसी तरह मेमोरी यूनिट की भी इकाई होती है। इस इकाई के लिए अलग अलग टर्म है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो इसकी सबसे छोटी इकाई है उसे हम बिट या बाइनरी डिजिट कहते हैं। उसके बाद आता है निबल, फिर बाइट, फिर वर्ड, देन है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। इसके आगे और भी है टेराबाइट। तो और भी जो भी सारे यूनिट हैं कंप्यूटर के मेमोरी को, इसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आई होप कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा हो आपके लिए। कुछ लंबा ज़रूर हो गया है ये वीडियो, लेकिन मैंने इसको एक ही लेक्चर में ख़त्म करने की कोशिश की हूँ, ताकि आप किसी कन्फ्यूजन में न रहें और चीज़ों को एक साथ कंपाइल रूप से समझें। तो अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप दोबारा से वीडियो को सुनें और समझने की कोशिश करें। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम वाले ही इसे समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने दोनों ही लैंग्वेज यूज किया है इसमें। तो फिर से बार बार देखिए इस वीडियो को और समझिए, और इन केस एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू। स्टे सेफ।